नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और साटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, अव्यय। ये टॉपिक एचटेट के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, अव्यय क्या होता है? अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस में व्यय। यहाँ जो ए है और वह मतलब जो खर्च ना करे, और ए मतलब जो ना करे खर्च, वह मतलब खर्च ना करे। मतलब इसे समझ लीजिए आप कि अव्यय शब्द का अर्थ है जो खर्च ना करे, जो व्यय ना करे, यानी कि जिस पर किसी का भी कोई भी प्रभाव ना पड़े, किसी का भी कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको अव्यय कहा जाता है। यानी कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनको क्या कहते हैं? उनको अव्यय कहते हैं, और इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक एक करके चलो हम इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ए और वह दो से मिलकर बना है। ए का अर्थ होता है ना करे, मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस में, और वह का अर्थ होता है जो व्यय ना करे, खर्च ना करे, यानी कि जिस पर किसी का भी कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। और इन्हीं को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। विकारी और अविकारी, विकारी मतलब जिनमें विकार हो जाए, और अविकारी जिनमें विकार ना हो। इसकी डेफिनेशन लिखिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको अव्यय कहते हैं। उन्हीं को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है? देखिए, क्रिया मतलब क्रिया जो भी हम काम करते हैं, विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं, यानी कि जो क्रिया की भी विशेषता बताए, ऐसे अव्यय शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे वह ऊपर बैठा है। बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? वह ऊपर बैठा है, बैठना क्रिया है।
तो बैठना क्रिया है, तो बैठने की क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, बाहर बैठा है, अंदर बैठा है, सड़क पर बैठा है, घर में बैठा है, छत पर बैठा है, कहाँ बैठा है। तो इसकी विशेषता, बैठने की विशेषता बता रहा है ये ऊपर शब्द। ये क्या बता रहा है, ये ऊपर शब्द बता रहा है। तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। इसी इस पर ना न तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, जैसे वह ऊपर बैठी है, जैसे बैठा है, ये लड़का है, मान लीजिए वह ऊपर बैठा है, लड़का है। अगर हम यहाँ कर दे कि वह ऊपर बैठी है, तब भी ये शब्द चेंज नहीं हुआ, इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और लिंग वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे ऊपर बैठे हैं, वह ऊपर बैठी है, वो ऊपर बैठा है। काल का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह ऊपर बैठा था, वो ऊपर बैठा है, वो ऊपर बैठेंगे। सेम शब्द है ना, मतलब इन पर किसी का भी न लिंग का प्रभाव पड़ता, न वचन का प्रभाव पड़ता, न काल का प्रभाव पड़ता, न किसी पुरुष का प्रभाव पड़ता। ये जिस रूप में है अपने उसी मूल रूप में प्रयोग होते हैं, और इसी कारण इनको अव्यय कहा जाता है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, इसी कारण अव्यय कहा जाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताएं उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। अब इसके चार प्रकार हैं, वो देखिए। क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। नंबर 1 है कालवाचक, कालवाचक। नंबर 2 है स्थानवाचक, स्थानवाचक। नंबर 3 पर है रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब वो कैसे कोई काम कर रहा है उसकी रीति को बता रहा है। और 4 है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए, बिल्कुल आसान है, क्लियर हो जाएगा। सुनिए, स्थानवाचक सुनिए सबसे पहले। स्थानवाचक यहाँ वहां, जैसे यहाँ वहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आमने सामने, अंदर बाहर, बीच में, चारों ओर, सब जगह, सर्वत्र, दूर नजदीक, ये शब्द क्या है, ये स्थान को बता रहे। एक बार फिर से सुनिए, जैसे यहाँ वहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर अंदर, जैसे बाहर अंदर, इधर उधर, बीच में, चारों ओर, सब ओर, इस ओर, उस ओर, और सर्वत्र, सब जगह, दूर नजदीक, पास, ये शब्द क्या है, ये स्थान को बता रहे हैं। तो ये स्थानवाचक अव्यय। जो काल को बताए, जैसे आज, कल, परसों, अभी, जो समय को बताए वो क्या है, जो समय को डिनोट करे, यानी काल को बताए, जैसे अब, तब, कब, कल, परसों, आज, अभी, ऐसे शब्द। जैसे दिन भर, प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिवर्ष, पश्चात, सदा, लगातार, निरंतर। तो ये शब्द क्या है, ये कालवाचक है। इनको सिर्फ सुन लीजिए, आसानी आपको आते मिलेंगे। आज, कल, परसों, अभी, तभी, दिन भर, प्रतिदिन, हर रोज, प्रतिवर्ष, सदा, लगातार, निरंतर, ये शब्द कालवाचक है। काल को बता रहे हैं, समय को डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कालवाचक विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक मैंने बता ही दिया। उसके बाद रीति, रीति मतलब कैसे वो कोई काम कर रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे धीरे कर रहा है, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, वो तेज तेज चल रहा है, वो एकदम उठा, वो सहसा सहसा पढ़ने लगा, वो सहसा पढ़ने लगा, वो अचानक गिर गया। आवश्यक, शीघ्र, एक बार सुनिए, धीरे, तेज, एकदम, सहसा, अचानक, आवश्यक, शीघ्र, तुरंत, एकाएक, अकस्मात, सपाट, ये रीतिवाचक शब्द हैं। और क्या बताते हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। रीति बताते हैं कि कोई क्रिया किस रीति से हुई है, किस प्रकार से हुई है, आराम से हुई है, तेजी से हुई है, धीरे से हुई है, कैसे हुई है, अचानक हुई है, या फिर एकदम हुई है, तुरंत हुई है, सपाट से हुई है, कैसे हुई है। तो इसको रीति को बताते हैं। और परिणामवाचक विशेषण है जो परिणाम को बताए, परिमाण, जैसे बिल्कुल, उतना, जितना, थोड़ा, ज्यादा, तनिक, खूब, पर्याप्त, अत्यंत, लगभग, ढेर सारा, ढेर सा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कालवाचक जो स्थान समय को बताए, स्थानवाचक जो स्थान को बताए, रीति मतलब कैसे बताए, वो किस रीति से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, परिमाण मतलब उसका परिमाण बताए, जैसे इतना, उतना, कितना, ये परिमाण बताए। उसको क्या बोलते हैं, ढेर सारा, थोड़ा सा, ज्यादा सा, ये चीजें बताएं, क्रिया की ये विशेषताएं बताएं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको
क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक केस के प्रकार थे। तो सबसे पहला अव्यय हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताए, और वो क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताए। नंबर 1 वो काल के आधार पर बताए, नंबर 2 वो स्थान के आधार पर बताए, नंबर 3 वो रीति के आधार पर बताए, और नंबर 4 उसका परिमाण बताए। तो वो क्या है, उस क्रिया के ये शब्द जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और इन अव्ययों पर, क्रियाओं के इन अव्ययों पर, क्रिया की विशेषता बताने वाले इन शब्दों यानी कि क्रिया विशेषण अव्ययों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण इसको अव्यय कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए संबंधवाचक अव्यय। संबंध बताइए, जो शब्द से ही क्लियर है। संबंधवाचक अव्यय, डेफिनेशन सुनिए। वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह छत के ऊपर बैठा है, वह छत के ऊपर बैठा है, वह राधा से मधुर गाती है। वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर, डेफिनेशन लिख लीजिए। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के आगे बस स्टैंड है। देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों से बताते हैं, उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक, यानी कि जो संबंध बताए संबंधवाचक। जैसे यहाँ देखिए, मेरे घर के आगे बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड की विशेषता बता रहा है कि बस स्टैंड कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, मेरे घर के आगे है, मेरे घर के आगे है। तो जो योग के आगे शब्द है, ये संबंध बता रहा है घर का और बस स्टैंड का, घर का और बस स्टैंड का संबंध बता रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन मुझसे ज्यादा छोटा है, तो मुझसे ज्यादा ये क्या हो गया, ये संबंधवाचक है। जैसे अमन रोहन से ज्यादा पढ़ता है, वह मुझसे ज्यादा जल्दी चलता है, वह शेर की तरह धाड़ता है। तो संबंध बता रहे हैं ना शब्द अन्य शब्दों के साथ, तो उसको संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, रोहन मोहन से अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ बताइए कौन सा अव्यय है, मोहन सोहन से अच्छा पढ़ाता है। तो पढ़ाने की विशेषता ये है अच्छा, ये हो गया रीतिवाचक यानी कि क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता बता रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, किससे, संबंध भी तो बता रहा है मोहन सोहन से। तो ये कौन सा अव्यय हो गया, संबंधवाचक अव्यय हो गया। तो हमें ऐसे पहचानने का प्रयास करना होगा, हमें संबंध देखना है और कुछ नहीं देखना, रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए समुच्चय बोधक अव्यय।
समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपने वो वे नहीं सुने, मतलब वो शब्द जो एक वाक्य को कनेक्ट करे, दो शब्दों को कनेक्ट करे, एक जो एक फ्रेज होता है उसको एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का काम करे, तो उनको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। जो समुच्चय बनाए यानी कि जो संयुक्त करे, समुच्चय बनाए, जो समुच्चय बनाए यानी जोड़े यानी कि संयुक्त करे, वो क्या होता है, वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे ये शब्द हैं और, या, तथा, वे, किंतु, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, कि, क्योंकि, आदि। ये शब्द क्या है, ये समुच्चय बता रहे हैं। जैसे मोहन गया और वहां जाकर सो गया, तो मोहन गया एक वाक्य है और वहां जाकर सो गया, और से कनेक्ट हो रहा है, ये और से जुड़ रहा है, और के साथ समुच्चय बन रहा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे वह इसलिए वह असफल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि से जुड़ गया। वह वह यहाँ आया, वह इसलिए यहाँ आया क्योंकि उसको मुझसे काम था। तो ये सब वाक्य समुच्चय बना रहे हैं, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे ये एक लाइन में वाक्य लिख लिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अव्यय है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। एक बार सुनिए, दो शब्दों, वाक्यांश और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द, जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, कैसे जोड़े, और, तथा, या, फिर भी, तब, अब, ऐसे लगाकर, इसलिए, क्यों, क्योंकि, किंतु, परंतु, इनसे जब जोड़ने का काम करे तो वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। उसके बाद देखिए 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय। लास्ट है ये इसका, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये तो आपको आता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भाव को प्रकट करे, उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भाव को, जो हमारे इमोशंस को प्रकट करे, जैसे ओह, वाह, बाप रे, हे भगवान, देवी और सज्जनों, शाबाश, क्या खूब है, वाह, कितना सुंदर नजारा है, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। शब्द क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। एक बार फिर से सुनिए, अहो, वाह, बाप रे, हे भगवान, देवी और सज्जनों, शाबाश, क्या खूब है, वाह, कितना सुंदर नजारा है। तो ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय को क्या कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय को बता रहे हैं। इसके बाद है जो इस क्लास का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कह लीजिए, इसी रीजन की वजह से मैंने इस क्लास को रिकॉर्ड किया, अदरवाइज तो ये इन सब के बारे में तो आप जानते थे कि अव्यय क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। अव्यय देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए अव्यय होता क्या है, फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन HSSC पूछ लेती है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, चैट में आ सकता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद कौन सा अव्यय, सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भाग हैं, काल, स्थान, परिणाम और रीति, प्रमाण और रीति। सबसे पहला कौन सा अव्यय है, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय, जो संबंध बताते हैं, दो जो वाक्य में ही दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक, जो वाक्य का, शब्दों का, वाक्यांशों का समुच्चय बनाते हैं, और, तथा, या, पर ये शब्द जोड़कर, तो उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और एक लास्ट है, जो लास्ट अव्यय बचा हुआ है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जो हमारे मन के भाव हैं, जैसे हर्ष,
हर्ष, विषाद, उल्लास, इन शब्दों को से जो प्रकट होते हैं जो भाव, उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए इन सब के बारे में तो आप जानते थे, आपको पता भी था, अगर नहीं पता था तो इजीली आपको अब पता चल गया है, क्लास देखने के बाद चल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपने एक शब्द सुना है निपात? ये क्वेश्चन एस्टेट में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप। निपात क्या है, ये मेरे एग्जाम में ही आया था, मुझे याद है निपात की डेफिनेशन आई थी। निपात क्या है? निपात, तो लिखिए, ये अव्यय का प्रकार नहीं है लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, फिर भी ये अव्यय है। सुनिए, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर, जो अव्यय, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, वे निपात या अवधारक, निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। ये संख्या में 6 हैं। देखिए, ही, तक, तो, भर, भी, मात्र या केवल। बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे जनरली हम नहीं पढ़ते निपात होता क्या है, लेकिन निपात आता है पेपर में। निपात देखिए वे शब्द होते हैं, इनको हम अव्यय की ही श्रेणी में रखते हैं। वे शब्द होते हैं अव्यय, जो शब्द है उनके पीछे जुड़कर और उसको बल प्रदान करने का काम करते हैं, उसको क्या करने का, बल प्रदान करने का काम करते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करते हैं, विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करते हैं, बल भर देते हैं, वे निपात या अव्यय, इनको निपात या अवधारक अव्यय कहा जाता है। एक मिनट, सॉरी, उनको निपात या अवधारक अव्यय कहते हैं। निपात या अवधारक अव्यय कहते हैं। ये पूछ ले जाएगा कि अवधारक किसे कहते हैं, तो निपात या अवधारक होते हैं। तो जैसे ये 6 शब्द हैं, जैसे ही, तक, तो, भर, भी, मात्र, केवल। जैसे वह चुटकी भर भोजन करके सो गया, चुटकी भर भोजन करके सो गया। वह केवल पढ़ाता ही है, पढ़ाता ही है, जैसे शब्द दे दिया जाएगा, वह पढ़ाता ही है, वह बस पढ़ाता ही है, तो ही क्या है, यहाँ पर निपात है। वह दिन भर सोया था, तो यहाँ दिन भर यानी कि पूरा दिन सोया था, दिन भर, तो भर क्या है, यहाँ पर निपात है। वह मात्र 2 घंटे पढ़ा था, तो मात्र क्या है, यहाँ निपात है। वह अब तक नहीं आया, यानी कि अभी तक वो नहीं आया है, सुबह से मतलब अभी तक नहीं आया है। वो मतलब ये शब्द बता रही हैं, ये शब्द ही, तक, तो, भी, भर, वो भी वहां गया, वो भी वहां गया, वह भी यहाँ आई। तो ये शब्द जो जहाँ ही, तक, तो, भी, मात्र, केवल, ये शब्द जुड़कर जो शब्द हैं या पद हैं उनको और बल प्रदान करने का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं, निपात या अवधारक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी इस क्लास को रिकॉर्ड करने का सिर्फ यही पॉइंट था कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था, लेकिन सीधे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। पहले जो पूरा बेस था वो क्लियर करवाना था। अव्यय क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, निपात क्या है, निपात की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 है।
और कौन से शब्द हैं ये याद रखिए, ही, तक, तो भी, भर, मात्र, केवल, ये शब्द क्या हैं, ये निपात हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको क्लियर हुई होगी क्लास। इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए बार बार से, अपना रिवीजन कीजिए, एग्जाम जल्द होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।